बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताती जाती हूँ, साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स देखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो एरिथ्रोपोइसिस में से जो क्वेश्चन आता है उसमें फीटल एरिथ्रोपोइसिस, यंग लिवर सिंथेसिस ब्लड से आप लोग याद कर सकते हैं कि 3 to 8 वीक्स में यॉर्क सैक से, उसके बाद लिवर में 6 वीक से बर्थ तक, उसके बाद स्प्लीन में 10 to 28 वीक्स, उसके बाद बोन मैरो जो 18 वीक से स्टार्ट होकर अडल्ट लाइफ तक होता है। यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यॉर्क सैक में देखें, उसके बाद लीवर है, बर्थ से पहले पहले लीवर में खत्म हो जाती है, स्प्लीन में मिड वीक में, मिड ऑफ फीटल लाइफ में ऑलमोस्ट, उसके बाद बोन मैरो में स्टार्ट होती है 18 वीक से। उसके बाद है फीटल हीमोग्लोबिन अल्फा 2 और गामा 2। उसके बाद एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या HbA1 होती है, अल्फा 2 एंड बीटा 2 है। ये इसके एमसीक्यूज आता है कि इनमें कौन कौन सी चेंज होती हैं। तो अल्फा ऑलवेज, यानी कि अल्फा जो होता है हमेशा रहता है, और गैमा चला जाता है, गैमा गोज एंड बीटा बिकम बीटा, गैमा से बीटा बन जाता है। उसके बाद अब ब्लड ग्रुपिंग का जो क्वेश्चन आता है, इसमें ये देख लें, इसमें जो ट्रांसफ्यूजन का एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और कौन सा ट्रांसफर करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा। उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा हुआ होता है कि हम कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफ्यूज करेंगे कि रिएक्शन होगा ही होगा। तो हमने इनकम्पेटिबिलिटीज में देखनी होती है कि जो बिल्कुल कंपेटेबल नहीं होता है, इसका मतलब है उसका लाजमी रिएक्शन होगा। अब इसमें जो ब्लड ग्रुपिंग टाइप होती है वह सरफेस के साथ जो एंटीजन अटैच होती है उसकी बेस पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, और प्लाज्मा में उसकी अपोजिट एंटीबॉडीज होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी के सरफेस पे ब्लड जो एंटीजन होती है वो ए एंटीजन होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होती है वो एंटी बी एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप में बी सरफेस एंटीजन होती है और इसके साथ एंटी ए एंटीबॉडी होती है। और ये बात याद रखनी है कि जो ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीएम होती हैं, सॉरी ए और बी में आईजीएम होती हैं। उसके बाद है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में सरफेस पे एंटीजन कोई नहीं होती लेकिन उसमें एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, एंटी ए, सॉरी, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी। इसमें आईजीएम भी होती है और आईजीजी भी होती है, लेकिन इसमें एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम में मेजरली आईजीएम होती है। आरएच में देखें तो आरएच में आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी जिसकी आरएच एंटीजन होती है उसको आरएच पॉजिटिव हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, और जिसमें आरएच एंटीजन नहीं होती उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं, लेकिन उसमें एंटी डी एंटीबॉडी होती है। तो ये बात याद रखनी है, जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडी होती है वो प्योरली आईजीजी होती है, इसलिए आईजीजी हमें पता है प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और आईजीएम प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। अब इसमें ट्रांसफ्यूजन का देखें, ट्रांसफ्यूजन में कंपेटिबल आरबीसीज टाइप 2 रिसीव, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किस किस से रिसीव कर सकता है, ए और ओ से रिसीव कर सकता है, और कंपेटिबल आरबीसीज टू डोनेट टू, यानी कि ये डोनेशन किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसके बाद देखें कि बी किससे ले सकता है, बी रिसीव कर सकता है बी ब्लड ग्रुप से एंड ओ ब्लड ग्रुप से। बी से क्यों रिसीव कर सकता है, इसमें सरफेस एंटीजन सेम है, सरफेस प्लाज्मा सीरम एंटीबॉडीज सेम है। ओ से कैसे रिसीव कर सकता है, ओ से इसलिए रिसीव कर सकता है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होती, हमें पता है एंटीजन की वजह से ही रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज दोनों होती हैं। उसके बाद है कंपैटिबल, जो डोनेट कर सकता है बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमें पता है एंटीजन दोनों होते हैं, ये रिसीव किस किस से कर सकता है, ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है और ए बी से रिसीव कर सकता है, उसके अलावा ओ से रिसीव कर सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है, ए बी को सिर्फ ये डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम को, क्योंकि ये रिसीव कर रहा होता है। और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम रिसीव सिर्फ ओ से करता है लेकिन डोनेट सबको कर सकता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होती कोई, इसमें कोई भी और इसमें कोई भी एंटीबॉडी, इसमें जो भी कोई एंटीबॉडी आती है रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ जाकर वो डाइल्यूट हो जाती है। ये इसमें एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीजन कोई नहीं होता। लेट्स सपोज हम इसको ये हम जो है ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं ए वाले को। जब हम ए वाले को डोनेट करेंगे तो इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है लेकिन इसकी ए और बी एंटीबॉडीज दोनों है। ए ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप दे रहे हैं ना, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडीज बी भी हैं लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए नहीं है। और एंटीबॉडी ए जो हम डोनेट कर रहे होते हैं ओ ब्लड ग्रुप का, लेट्स सपोज हम 1 पिल डोनेट करते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले भी पर्सन को ओ का,
तो इसमें 1 पिंटू उसके पूरे ब्लड में जाके डाइल्यूट हो जाना है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता, ये यूनिवर्सल डोनर है। इसका ये नहीं कहेंगे कि हमें पता है एंटी बी एंटीबॉडी एंटीजन ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन एंटीजन ए किसके साथ रिएक्ट कर सकती है, एंटी ए एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर सकती है। लेकिन वो रिएक्ट इसलिए नहीं होता रिएक्शन, क्योंकि जो हम ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं उस पर्सन के ब्लड में, जब वो जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद है आर एच हेमोलिटिक डिजीज और एबीओ हेमोलिटिक डिजीज। इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंटरेक्शन में आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट पेशेंट हो, आर एच पॉजिटिव फीटस हो, तभी रिएक्शन होता है। इसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, सिर्फ एक्सपोजर होता है, पर पेशेंट एक्सपोज टू द फीटल ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि जब भी डिलीवरी होती है तो जो फीटस का ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, वो मदर के ब्लड ग्रुप में चला जाता है। आर एच एंटी सॉरी हाँ जी, आर एच एंटीजन नहीं होती, लेकिन आर एच पॉजिटिव में क्या होता है, सॉरी आर एच जो पॉजिटिव होता है उसमें एंटी डी, ये देखें, ये है ना, आर एच जो पॉजिटिव होता है उसमें एंटीजन होती है, एंटीबॉडी नहीं होती, और नेगेटिव वाले में सिर्फ एंटीबॉडीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है, मदर से जो फीटस से जो ब्लड ब्लड जाता है आर एच पॉजिटिव, उसके ऊपर एंटीजन लगी होती है, वो जब मदर में जाता है तो क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मदर मैटरनल एंटी डी आई जी जी, मैटरनल के मदर के अंदर इस आरबीसी के अगेंस्ट जो आर एच पॉजिटिव जिनके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होता है, वही जो एंटीजन एंटीबॉडी बनी हुई होती है एंटीजन आर एच के अगेंस्ट, ये एंटी डी डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडी बनी हुई होती है, वो क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा से वो फीटस में चली जाती है। फीटस में क्या करके जाके करती है, जो न्यू आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर जाके अटैक करती है, जिससे हेमोलिसिस होती है। कंडीशन में हाइड्रोक्सीटेलस होता है, बेबी को फीटस को हो जाता है, जॉन्डस हो जाता है, कर्नेक्ट्रिक्स हो जाता है। इसमें प्रिवेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी आईजीजी टू आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट पेशेंट ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड इफ आर एच पॉजिटिव फीटस प्रिवेंट्स द मैटरनल एंटी डी आईजीजी प्रोडक्शन। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, हम क्यों एंटी डी आईजीजी बाहर से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मदर को लास्ट ट्राइमेस्टर में या अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड में। इससे क्या होता है कि जो भी आरबीसी आएगा फीटस का मदर में, ये जो एंटीजन है, किसी का कोई क्वेश्चन हो ना समझ आ रहे हो तो पूछ सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे, या क्यों नहीं आ गया। अब इसमें ये देखें, ये जो हम दे रहे होते हैं बाहर से एंटी डी आईजीजी, जिसे हम रोग्राम या जो भी इसके ब्रांड नेम होते हैं उसके दे रहे होते हैं, जब हम बाहर से उसको एंटी डी एंटीबॉडी दे देते हैं, ये हमने मदर को दे दी है। अब मदर में लेट्स सपोज फीटस का अगर ब्लड ग्रुप आरबीसी आ रहा है जिसके ऊपर ये एंटी डी एंटीजन लगा हुआ है, और हमने बाहर से ये दिए, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देगा, और ये जाके मदर के ब्लड को सेंसिटाइज नहीं करेगा, मदर के इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज नहीं करेगा, कि मदर अपनी बॉडी में उसकी मैटरनल एंटी डी आईजीजी फॉर्मेशन हो। सिर्फ जो आउटर हमने एंटीबॉडीज दी होगी वही इस आरबीसी को आके, जो फिटस का आरबीसी आ रहा है उसको आके डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये आरबीसी मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलाइज नहीं करेगा कि मदर के अंदर एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडी बने, क्योंकि अगर एक दफा ये एंटीबॉडी बन गई तो ये आगे नेक्स्ट इनकी प्रोलिफरेशन या इनकी कोलोनेशन होती रहेगी और ये ज्यादा हो जाएंगी, और फिर ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सेव हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नेक्स्ट फीटस पे जाके अटैक करेंगे, और ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे नेक्स्ट फीटस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। और अगर हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड में उसको एंटी डी आईजीजी दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि जितने फीटस के आरबीसीज आए होते हैं उसके अगेंस्ट ये एंटी, ये उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देती है, हेमोलाइज्ड हो जाते हैं, एंटी डी सॉरी डी एंटीजन वाले आरबीसी हेमोलाइज्ड हो जाते हैं, और मदर के ब्लड में एंटी डी आईजी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो जाता है, बेबी सेफ हो जाता है जब मदर में अपनी नहीं बनती तो। दूसरा इसमें यह है कि जो एबीओ एंटी हेमोलिटिक डिजीज है, टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट हो, यानी कि फीमेल अगर टाइप ओ वाली है उसमें टाइप ए या टाइप बी फिटस है, प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट एंटी ए एंड एंटी ए pre-existing patient with anti-A and or anti-B IgG antibodies cross the placenta, attack the placenta and newborn fetus, newborn RBCs, hemolysis। अब इसमें ये देखें कि उसने क्या कहा है,
मदर में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है कि उसमें एंटीजन कोई नहीं है, उसमें एंटीबॉडीज हैं। और इसमें अगर ये मदर का ब्लड ग्रुप है, इसमें फीटस अगर मदर के पास फीटस बी ब्लड ग्रुप का है या ए ब्लड ग्रुप का है, तो उसमें ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी दोनों होंगी। और उसने ये कहा है कि क्या होता है हमें पता है, इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, या अगर लेट्स सपोज बी का है उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, क्रॉस करके किसमें जा सकती हैं, प्लेसेंटा में जा सकती है। प्लेसेंटा एंड अटैक द फीटस एंड न्यूबॉर्न आरबीसीज। सॉरी, ये अपोजिट हो गया। फीटस की नहीं इसमें जाएंगी, बल्कि इसमें उसकी जाएंगी, मदर की जाएंगी। क्योंकि ये देखें, ये मदर का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हम एम से लिख लेते हैं। इसके साथ फीटस ये है, ये फीटस है, और ये इसमें हम प्लेसेंटा बना लेते हैं। ये प्लेसेंटा का कनेक्शन है। अब मदर में एंटी ए एंटीबॉडीज भी हैं और एंटी बी एंटीबॉडीज भी हैं, और इसमें सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडी है। हमें पता है जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें आईजीजी एंटीबॉडी भी होती है, और आईजीजी क्या क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें पता है ओ ब्लड ग्रुप में आईजीजी एंटीबॉडी है, और आईजीजी क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को और फीटस में जा सकती है। तो ये आईजीजी एंटीबॉडी क्रॉस करके प्लेसेंटा में जाएगी, और प्लेसेंटा के क्या हो जाएगी, फिर हिमोलाइसिस हो जाएगी इस आरबीसी की प्लेसेंटा में। ये है इसका एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी का। ये देखिए, जब इसने ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, आरबीसी पे अटैक करेगी और हेमोलाइसिस हो जाएगी। माइल्ड जॉन्डिस होती है इन द न्यूनेटल पेशेंट विद इन द 24 आवर ऑफ द बर्थ। अब इसमें ये एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है न्यूनेट में। जो विद इन 24 आवर स्टार्ट हो जाती है वो मोस्ट यूजली जो होती है ना, वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होती है। और जो आफ्टर 24 आवर होती है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, जो हमें भी पता है बाद में रिजॉल्व हो जाती है। अनलाइक आरएच, हेमोलिटिक डिजीज कैन अकर इन द फर्स्ट बेबीज एंड इज यूजली लेस सीवियर। यहाँ पे डिफरेंस इसका देखें कि आरएच फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रेजेंट नहीं करती, जबकि एबीओ फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्रेजेंट कर जाती है, और ये लेस सीवियर होती है। फोटोथेरेपी या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से हम इसको ठीक कर देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। हाँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये वाला यहाँ से है नेक्स्ट, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें अभी हमने बहुत सारी चीजें वैसे कवर करने वाली हैं, एनीमियाज और बहुत सारी चीजें। अभी ये आप लोग समझ लें, इसमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की CD34 पॉजिटिव होती है। इसका जो एक क्लस्टर डेजिग्नेशन होते हैं वो CD34 पॉजिटिव है, इसका MCQ आता है। और पैथोमा में मेंशन है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के लिए उन्होंने पॉजिटिव पूछा होता है, तो CD34 पॉजिटिव है। इनकी आगे नेक्स्ट ग्रोथ देखे तो माइलॉइड स्टेम सेल है, उसके साथ लिम्फोइड स्टेम सेल है। माइलॉइड स्टेम सेल में नेक्स्ट क्या आता है, माइलॉइड स्टेम सेल के आगे देखें तो इसमें एरिथ्रोपोइसिस है, थ्रोम्बोपोइसिस है, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस है, मोनोसाइटोपोइसिस है। अब इसमें जो एरिथ्रोपोइसिस है, एरिथ्रोपोइसिस से नेक्स्ट क्या बन, एरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट यानी कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी फॉर्मेशन होती है। थ्रोम्बोपोइसिस में मेगा कैरियोसाइट है, मेगा कैरियोसाइट से नेक्स्ट प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है ब्लड में जाके, ये बोन मैरो के सेल्स हैं और ये ब्लड के सेल्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में माइलोब्लास्ट आते हैं, माइलोब्लास्ट से ब्लड में यूसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल से जो बोन मैरो में होते हैं, बैंड होते हैं। मोनोसाइटोपोइसिस में मोनोब्लास्ट हैं बोन मैरो में, टिश्यू सॉरी ब्लड में आके मोनोसाइट्स हैं, टिश्यू में जब जाते हैं मोनोसाइट तो मैक्रोफेजेस बनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेम सेल है, लिम्फोइड स्टेम सेल है। लिम्फोपोइसिस होती है, लिम्फोब्लास्ट, इसमें बी सेल फॉर्मेशन होती है ब्लड में, T सेल एंड नेचुरल किलर सेल। जब ये टिश्यू में जाते हैं तो बी सेल से प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन होती है, T सेल से T हेल्पर सेल्स या T साइटोटॉक्सिक सेल्स बनते हैं, और नेचुरल किलर सेल रहते हैं। अब इसमें जो आप लोग को थोड़ी सी यहाँ पे जो चीजें ल्यूकीमियाज के हवाले से यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं। नहीं, बल्कि अभी एनीमियाज की तरफ चलते हैं, बाद में जब ल्यूकीमिया का टॉपिक आएगा तब इसको हम कर लेंगे। अभी यहाँ पे एनीमियाज की तरफ चलते हैं। इसमें से ना आप लोगों को न्यूट्रोफिल का क्वेश्चन आता होता है, A0 मतलब जो इसके यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स है ना, उनका क्वेश्चन आता है यहाँ पे। या फिर इसका क्वेश्चन इसका आता होता है यहाँ पे, माइलोपेरोक्सीडेज का है,
और यहाँ पे कीमोटैक्टिक एजेंट का, हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक एजेंट है। C5a इंटरल्यूकिन 8, LTB4, ल्यूकोट्राइन, प्रीकर्सर्स, कैलकिनीन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सारे इसमें वो हैं। उसके बाद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स किसमें होते हैं? विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी में होते हैं। लेकिन होते कौन से? जिसमें 6+ लोब्स हों। इसकी जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आप लोगों ने देख लेने हैं, इसमें कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने ये देख लेने, खासकर इनके मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स उसके उसके बाद ये एनीमिया। एक मिनट, एनीमियास पे चलते हैं डायरेक्टली। एनीमियास का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को ये समझ आ जाए तो बहुत सारी चीजें एनीमिया की आसान हो जाती है। अब इसमें एनीमिया में देखिए होता क्या है। एनीमिया की डेफिनेशन क्या बनती है? HB डिक्रीज होती है, हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, उसके लिहाज से हम लोग देख लेते हैं कि जो मेल होता है उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 13 है। और फीमेल में लोअर लिमिट में जो हम नॉर्मल लेते हैं 12.5 लेते हैं। अब इसमें एनीमिया हम उसमें कहते हैं, अगर नॉर्मल है। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं, इंटरनेट का कोई इशू आ गया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कहाँ से इशू हुआ था साउंड का, मुझे बता दें।
जी क्या कह रहे हैं? एनीमिया तो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का मैं बता रही थी कि मेल में कितनी होती है, फीमेल में। मेल में जो लिमिट है 13.5 तक है और फीमेल में 12.5 है। जब लेस देन 13.5 होती है मेल में हम या फिर फीमेल में लेस देन 12.5, हम उसे एनीमिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो एवरेज रेंज रहते हैं वो लेस देन 13 से कम हो या फिर 10, उसे हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन जब ग्रेटर देन 10 जब तक एचबी होती है उसे हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, मोस्टली पेशेंट सिम्टम के साथ नहीं प्रेजेंट करता। जब लेस देन 10 आती है उसको सिम्टम्स, माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं फटीग के। जब 8 to 9 के दरमियान में आती है पेशेंट को मलेरिया, बहुत ज्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। 6 to 7 में आती है तो पेशेंट का सांस फूलने लगता है, शार्टनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सिंकोपी होती है। और 4 to 5 जब एचबी होती है तो उसमें सीवीएस वे सिम्टम्स आते हैं, एमआई या हाई कार्डियक फेलियर होता है। साउंड क्लियर आ रही है? कोई इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद है हम इसको एमसीवी के लिहाज से देखते हैं। एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 to 100 ml या femtoliter या फिर 75 to 100 femtoliter हम लेते हैं। तो इसमें जो साइज के लिहाज से होता है, जिसमें एमसीवी लेस देन 80 होती है वो माइक्रोसिटिक है, नॉर्मल 80 to 100 है। उसके बाद मैक्रोसिटिक में ग्रेटर देन 100 femtoliter है। अब माइक्रोसिटिक में हीमोग्लोबिन इफेक्टेड है। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन इफेक्टेड में यानी कि हीमोग्लोबिन में इशू है, या तो उसकी ग्लोबन चेन में या उसके साथ हीम में इशू है। अब हीमोग्लोबिन में डिफेक्टिव ग्लोबल चेन में मसला हो तो क्या होता है? थैलेसीमिया उसकी एग्जांपल है। डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी, लेड पॉइजनिंग है। इसको टेल से याद रखना है। उसके बाद है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक में 80 to 100 ml है। इसमें हिमोलिटिक भी हो सकते हैं और नॉन हिमोलिटिक भी हो सकते हैं। जो नॉन हिमोलिटिक है उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट लो होगा। रेटिकुलोसाइट लो है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट ब्लड लॉस, हेमरेज। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे एक्यूट ब्लड लॉस वाला एक क्वेश्चन आता है। एक पेशेंट है, आरटीके हुआ है, उसका हेमरेज है, हमने उसको चेक किया है। विद इन 24 आवर हमने उसकी एचबी चेक की है। बल्कि आफ्टर 24 आवर हमने इसकी एचबी चेक की है। तो इसमें एचबी तो हमें कम मिली है, लेट्स सपोज उसकी 8 एचबी मिली है। जब हमने उसका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किया है या फिर उसके हमने काउंट किया है, इंडेक्स देखे हैं, तो इंडेक्स में हमें क्या मिला है? रेटिकुलोसाइट काउंट, उसमें एम से भी हमें 8 to 100 फेमटोलीटर मिला है। और रेटिकुलोसाइट काउंट लो ही मिला है, जो नॉर्मल में होता है रेटिकुलोसाइट काउंट हमेशा लो ही होता है। और ज्यादा होगा तो उसका मतलब है इस पेशेंट में कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसको हेमोलिसिस हो रही है। ठीक, उसमें एमसीवी नॉर्मल होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट लो होगा, लेकिन पेशेंट को एनीमिया होगा, उसकी एचबी कम होगी, तो ये नॉन हेमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, एक्यूट ब्लड लॉस है। अगर लेट्स उसने पेशेंट को दिया कि पेशेंट को लिवर डिजीज का पेशेंट है और उसको साथ में मेलिना की हिस्ट्री है, और ये हमें शो कर रहा है कि क्रॉनिक उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। लेट डिजीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक्यूट हेमरेज में ये आप लोगों ने याद रखना है कि आरबीसी का साइज सेम रहेगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की आयरन और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। आप लोग को हीमोग्लोबिन में क्या चीज होती है? हीम, और हीम में क्या होता है साथ में? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन यानी कि हीम, हीम में लिख लेते हैं इसको, हीम। और इसके साथ दूसरा क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबन इसमें प्रोटीन है। जैसे हमने इसके ग्लोबन का इफेक्ट आएगा तो ये देखें,
ग्लोबन का डिफेक्ट है तो थैलेसीमिया, और डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में ये आता है। हीम नेक्स्ट किस चीज में, हीम में नेक्स्ट दो चीजें होती हैं। हीम में क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे बताती हैं हीम में नेक्स्ट क्या होता है। आयरन और प्रोटोफोस्फायरिन। प्रोटोफोस्फायरिन तो अब ऐसे ही आप लोग स्पेलिंग ऐसे ही इसके लिखेंगे, प्रोटोफोस्फायरिन। अब इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें आयरन का इशू आ रहा है, डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस है, जिसे हम यहाँ पे हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया में देखा था, या फिर ये इसमें किस चीज का इफेक्ट है, प्रोटोपोरफायरिन का। और जहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन का इशू होता है वो साइटोप्लास्टिक एनीमिया है, और जहाँ पे हीम का है हमने देख लिया है कि हीम के साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। नॉन हिमोलिटिक एनीमिया हो गया, उसके बाद हिमोलिटिक। हिमोलिटिक में हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है। हिमोलिटिक में हाई रेटिकुलोसाइट काउंट की एक रीजन ये भी है कि जब आरबीसीज की कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन हो रही होगी तो क्या होगा, उसमें जो हमें पता है रेटिकुलोसाइट कब बनते हैं, जब एरिथ्रोपोइसिस का मैकेनिज्म तेज होता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होती है, उस टाइम में जो उसकी इमेच्योर फॉर्म है आरबीसीज की वो रेटिकुलोसाइट काउंट है। जब आरबीसीज मेच्योरली फॉर्म नहीं हो रही होती, उसकी इमेच्योर साइट ब्लड में कंटिन्यूसली आ रही होती है, जिसका लेवल ज्यादा हो जाता है, और जो आरबीसीज होते हैं वो कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहे होते हैं। तो इससे ये भी एक पता चल रहा होता है कि जो बोन मैरो है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि जितने आरबी हीमोग्लोबिन कम हो रही है वो आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, ताकि जो एचपी कम हो रही है उसको कंपनसेट किया जाए। तो इसमें इस तरह जो एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा हो रही होगी उसकी वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा मिलता है हेमोलिसिस में। इसकी दो काजेज हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में ही कोई डिफेक्ट है, या उसकी एंजाइम डेफिशिएंसी है, या आरबीसी की फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट आ रहा है कि वो सही से बने नहीं होते, और जब वो ब्लड वेसल में या स्प्लीन में जाते हैं तो उसमें वो डिफेक्ट देख के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हिमोलाइज्ड हो जाते हैं। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस है, पैरेक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन है, एंजाइम डेफिशिएंसी में G6PD डेफिशिएंसी है, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिनोपैथीज में सिकल सेल एनीमिया और एचबीसी डिजीज है। बैकग्राउंड साउंड साउंड आ रही हो या आवाज क्लियर ना हो तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो मेजरली होता है वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, एचबीसी डिजीज है, इसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज में। एक्सट्रिंसिक में ऑटोइम्यून, माइक्रो एंजियोपैथिक, मैक्रो एंजियोपैथिक या इन्फेक्शन। अब एक्सट्रिंसिक में ये है कि बॉडी में ही ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है, या माइक्रो एंजियोपैथिक का मतलब ये है कि जो वेसल्स में जाके है, वेस्कुलर सिस्टम में जाके है। और मैक्रो एंजियोपैथिक का मतलब ये है कि उसमें जैसे पेशेंट में हम उसमें वेल्व रिप्लेसमेंट हुई होती है, जिस पेशेंट को वेल्व रिप्लेसमेंट में ऐसा होता है कि बॉडी के वेल्व का मैकेनिज्म और है, जो हम वेल्व रिप्लेसमेंट करते हैं उसका फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन उसकी एनाटॉमी या उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होती ना। तो आरबीसी जब जो हमने वेल्व रिप्लेस किया होता है उससे जाके लगते हैं तो वो हिमोलाइज्ड हो जाते हैं। उसे मैक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। और इन्फेक्शन जैसे पार्वो B19 वायरस में आपको पता है इसमें हिमोलाइसिस हो जाती है। तो उसके बाद है मैक्रोसिटिक में MCV ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर है, इसमें मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक है। अब मेगैलोब्लास्टिक में क्या होता है, डीएनए डिफेक्टेड होता है, डिफेक्टिव डीएनए सेंसिस में फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और रेटिक एसिडिक यूरिया है। डिफेक्टिव डीएनए सेंसिस में फेनिकोनीमिया है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में डायमंड बैक्लोफिन एनीमिया, लिवर डिजीज, क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज में नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में और मेगैलोब्लास्टिक में मेजरली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और इसमें नॉन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कौन सा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर, अच्छा। इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब ये है कि आरबीसी में ही इशू है, ये देखें, ये आरबीसी है, इसकी यहाँ मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है।
यानी कि जैसे अब हम नेक्स्ट आके पढ़ते हैं ना हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस में, कि उसमें प्रोटीन इनकायरेंस या स्पेक्ट्रीन प्रोटीन में डिफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो उस प्रोटीन में डिफेक्ट होता है, उसकी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है, उसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, जब वो स्प्लीन में जाती है तो स्प्लीन की स्क्वेस्टेशन हो जाती है, स्प्लीन में फेगोसाइटोसिस हो जाती है, हिमोलाइसिस हो जाती है। इसकी नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे ये समझ लें कि इसमें मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है। ये आरबीसी में जो डिफेक्ट है उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि आरबीसी में कोई डिफेक्ट नहीं है बॉडी के, ये वेसल है, वेसल में जब वो आरबीसी आता है तो ये वेसल को ही कोई इशू है जिसकी वजह से वो इसकी हिमोलाइसिस करवा देती है। या फिर जो ये हार्ट है, हार्ट में हमने वेल्व रिप्लेसमेंट की हुई है, और इस वेल्व के साथ जब आके आरबीसी लगता है तो वो इस वेल्व के साथ आगे लगने की वजह से उसकी वो हिमोलाइज हो जाता है। ये हो गया माइक्रो एंजियोपैथी का। ठीक है, ये एक्सटेंसिव का समझ आ गया है। उसके आई तो होप सो ये अब समझ आ गया होना है। चले, थैंक यू। थोड़ा सा मैं इसलिए अब जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कुछ आगे काम की चीजें पढ़ लें डिटेल वाली, ज्यादा अच्छे कंसेप्ट वाली। ये आप लोग को क्लासिफिकेशन होगी, ये रेटिकुलोसाइट का ये देख लें। वैसे इसका फॉर्मूला ये नहीं आता है, लेकिन इसमें ये करता क्या है, इससे पता क्या चलता है रेटिकुलोसाइट काउंट इंडेक्स से, मेजर एप्रोप्रिएट बोन मैरो रिस्पॉन्स टू एनीमिक कंडीशन। यानी कि अगर हम रेटिकुलोसाइट काउंट देख रहे हैं, पेशेंट में एनीमिया है और हमें रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि बोन मैरो रिस्पॉन्स है एनीमिक कंडीशन को। अब वो एनीमिक कंडीशन या हिमोलिसिस वाली एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है, या फिर वो माइक्रोसिटिक वाली एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन माइक्रोसिटिक वाली में मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है कि माइक्रोसिटिक वाले में रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन अगर हम बोन मैरो करें तो वहां पे हमें रेटिकुलोसाइट ज्यादा मिल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है। क्योंकि ये सिनेरियो आया हुआ है एक पास्ट पास्ट के कुछ में मैंने देखा हुआ है कि उसमें उन्होंने माइक्रोसिटिक एनीमिया दिया हुआ होता है, उसके साथ उन्होंने कहा होता है जब हम इसका बोन मैरो करते हैं तो बोन मैरो में हमें रेटिकुलोसाइट ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसिटिक में हमें पता है आयरन लो होने की वजह से मोस्टली ये होता है। तो इसका मतलब है बोन मैरो बिल्कुल ठीक है, बोन मैरो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। और दूसरा ये कि हमने उसका बोन मैरो नहीं किया, हमने पेशेंट के ब्लड इंडेक्स ही देखा है, तो उसमें हमें रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा मिल रहा है, ब्लड में ही ज्यादा मिल रहा है। बोन मैरो में चाहे ज्यादा है या नहीं है, बोन मैरो की तरफ अभी नहीं गए। पेशेंट में हीमोग्लोबिन लो है लेकिन उसके ब्लड में ही रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब है पेशेंट को हीमोलिटिक डिजीज है। ये डिफरेंसेस में करना होता है, और मेजरली ये माइंड में रखना होता है कि अगर उसने आयरन डेफिशिएंसी के साथ बोन मैरो में मेंशन किया है या ब्लड में मेंशन किया है, देन उसकी आगे डिफरेंशिएशन बनती है। क्योंकि सिनेरियो टू सिनेरियो चीजें वेरी करती हैं, इसलिए आंखें खोल के आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आयरन की एब्जॉर्प्शन का आप लोगों को थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ब्लड में। बस इतना यहाँ पे याद रखें, आयरन भी सीरम आयरन होती है, सीरम आयरन फ्री फॉर्म में नहीं होती, सीरम आयरन ब्लड के साथ बाइंड होती है, ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड होती है तो हम इसे ट्रांसपेरेंट या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल इन द ब्लड, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से। हाउ मैनी ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल इन द ब्लड, हम उसे कहते हैं ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। और फेरिटिन, ट्रांसफेरिन में जब आयरन सॉरी आयरन जब ब्लड में होती है वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होती है, जब वो टिश्यू में जाती है तो वो किसके साथ बाइंड करती है, फेरेटिन के साथ बाइंड करती है। तो फेरेटिन क्या शो करती है कि टिश्यू में उसकी स्टोरेज कितनी है, फेरेटिन से ये हमें पता चलता है। और जो परसेंटेज सेचुरेशन है, या परसेंटेज ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन है, या परसेंटेज सीरम आयरन या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की जो रेशियो है, बल्कि इसमें परसेंटेज ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन के कंसेप्ट को याद रख लें कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसपेरेंट बाइंड टू द आयरन। आयरन कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट के जिनके साथ आयरन बाइंड है, हम उसे परसेंट सेचुरेशन कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड, यानी कि ट्रांसपेरेंट के जितने मॉलिक्यूल ब्लड में हम होंगे हम उसे कहेंगे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब ये है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसपेरेंट बाइंड टू द आयरन, कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट के साथ आयरन लगी हुई है और कितने मॉलिक्यूल फ्री है।
और इसमें एक और बात आप लोग को अभी बता देती हूँ कि जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो सबसे पहले पेशेंट का स्टोर खत्म होता है। स्टोर कौन से हैं? फेरिटिन स्टोर फॉर्म में आयरन होती है, जो टिश्यू में स्टोर फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे देखें, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें प्राइमरी काज ये है फेरिटिन, यानी कि सबसे पहले जो स्टोर फॉर्म में आयरन है वो यूज होना शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले फेरिटिन लो होती है। और फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अपोजिट होते हैं। तो जहाँ पे फेरिटिन लो होगी उसका मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है। तो ये दोनों अपोजिट आप लोगों ने याद रखना है कि फेरेटिन जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, जहाँ पे फेरेटिन कम होगी वहां पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। फेरेटिन कम होने का क्या मतलब ये है कि स्टोर्ड आयरन कम हो गई है, और जो उसके बाद कौन सी यूज होना शुरू हो गई है, फेरेटिन के साथ जो लगी हुई थी वो यूज होना शुरू हो गई है। और फेरेटिन सॉरी फेरेटिन के साथ जो थी पहले वो यूज हो गई है, उसके बाद जो ट्रांसफेरिन के साथ लगी हुई थी ट्रांसफेरिन, वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो यूज होना शुरू हो जाती है। वो यूज होने के साथ क्या होता है, ट्रांसफरेंस सेचुरेशन कम हो जाती है। ट्रांसफरेंस सेचुरेशन कम होने का मतलब ये है कि ट्रांसफरेंस के मालिक्यूल जो आयरन के साथ बाइंड थे वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं, और जो फ्री होते हैं तो वो ब्लड में जाते हैं। ब्लड में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। ये पता नहीं आए तो नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। सीरम आयरन, जो सीरम ब्लड सीरम में आयरन है मूव कर रही है। ट्रांसफरेंस वो प्रोटीन जो ब्लड में मूव करती है कि इसके साथ आके आयरन लग जाए। हाउ मैनी मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल इन द ब्लड, ये है टोटल आयरन बॉडी कैपेसिटी, यानी कि ब्लड में ट्रांसफरेंट के जितने मॉलिक्यूल हैं। फेरेटिन टिश्यू में जिनके साथ आयरन जाके लगती है, जिस प्रोटीन के साथ आयरन बाइंड करके स्टोर होती है वो फेरेटिन है। ये स्टोर फॉर्म में टिश्यू में, टी से टिश्यू लिख देती है। परसेंटेज सेचुरेशन कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफेरिन बाइंड विद आयरन, कि कितने मॉलिक्यूल के साथ आयरन अटैच है। अब मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इनके कम ज्यादा होने का बता रही थी कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है जहाँ पे आयरन कम होती है उसमें सबसे पहले आयरन कहाँ से होना यूज होना स्टार्ट हो जाती है, फेरेटिन में, जहाँ पे स्टोर फॉर्म है सबसे पहले ये यूज होती है। जब ये यूज होती है तो ये कम हो गई, ये कम हो गई है। जब ये कम होगी उसके बाद कौन सी यूज होना शुरू हो जाती है, जो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड है। जब वो ट्रांसफेरिन वाली यूज होना शुरू होती है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको कह रहे परसेंटेज सेचुरेशन को कह रहे थे कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ फेरेटिन सॉरी ट्रांसफेरिन बाइंड विद आयरन, तो यहाँ पे ये यूज होना शुरू हो जाती है तो परसेंटेज सेचुरेशन कम हो जाती है। अब परसेंटेज सेचुरेशन कम होती है तो क्या होता है हमें पता है। लेट्स सपोज ये ट्रांसफेरिन का एक था, इसके साथ Fe आयरन बाइंड हो गई है, Fe आयरन बाइंड थी, ये Fe आयरन बाइंड। तो इसमें क्या हुआ है, ये यूज होने के बाद ये यूज होना कम शुरू हुई है तो ये सारे ये यूज हो गए। ये जो ट्रांसफरेंस थी ये फ्री हो गई है। अब ये ट्रांसफरेंस जो फ्री होगी थी वो इस पे चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या ट्रांसफरेंस में चली जाएगी कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफरेंस ब्लड में है। तो हमें पता है जब ये यहाँ से यूज होना शुरू हो जाएगी, ये फ्री होना शुरू हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसफरेंस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। या फिर वैसे अगर ये इतना लंबा कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो ये बात याद रख लें कि जहाँ पे फेरेटिन लो हो रही होती है वहां पे हमेशा ट्रांस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या ट्रांसफरेंस ज्यादा हो रही होती है। ये दोनों इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन नहीं है। बस ये याद रखना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरेटिन लो होती है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब क्रोनिक डिजीज में देखें कि क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, फेरेटिन ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है ये मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है हमें पता है, कोई भी जैसे प्रोटीन क्रोनिक डिजीज है, SLE है, या दूसरी कोई क्रोनिक डिजीज है, लीवर से हेप्सिडिन आती है। हेप्सिडिन क्या करती है, एक तो सप्रेस करती है एरिथ्रोपोएटिन को, दूसरा ये क्या करते हैं, ये आयरन को लॉक कर देते हैं मैक्रोफेजेस में और इनहिबिट कर देते हैं फेरोप्रोटीन। अब फेरोप्रोटीन क्या आती है, फेरोप्रोटीन पीछे आयरन एब्जॉर्प्शन का मैंने नहीं बताया। आयरन एब्जॉर्प्शन का आप लोगों को बताती हूँ, इसमें फेरोप्रोटीन समझ में आ जाएगी। आयरन होती है इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, जो आयरन होती है ना वो ब्लड में एंटायरोसाइट के ऊपर रिसेप्टर होता है, सॉरी
ये लेट्स सपोज ये इंटेरोसाइट है। यहाँ पे फेरोप्रोटीन होती है, रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू ये दूसरा इंटेरोसाइट है, ये ल्यूमन में आयरन है। ये यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, DMT1 रिसेप्टर। DMT1 रिसेप्टर, DMT1 रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है, DMT1 रिसेप्टर के थ्रू ये आयरन यहाँ पे जाती है, और ये आयरन है फिर ये फेरोप्रोटीन, जो फेरोप्रोटीन इसके थ्रू इसने यहाँ पे, साथ ये ब्लड वेसल है तो इसने यहाँ पे ब्लड वेसल में आना आता है ये आयरन। ठीक है। ये फेरोप्रोटीन है, ये फेरोप्रोटीन को भी लॉक कर देता है। जब क्रोनिक डिजीज कोई भी होती है तो वो फेरोप्रोटीन को लॉक कर देती है। अब क्रोनिक डिजीज में मैकेनिज्म मैं बता रही थी कि हेप्सिडिन होता है, एक तो वो एरिथ्रोपोएटिन को कम कर देता है, ईपीओ को कम नहीं करता, उसको सप्रेस कर देता है। दूसरा फेरोप्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। थर्ड, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस में आयरन को स्टोर करवा देता है, तो मैक्रोफेजेस से बाहर नहीं आने देता। और फेरोप्रोटीन ही सेंस करती है बॉडी में कि बॉडी को आयरन चाहिए या कितनी चाहिए या कितनी नहीं चाहिए। अगर आयरन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो तो जो ये फेरोप्रोटीन होते हैं, लेट्स सपोज बॉडी में आयरन नॉर्मल क्वांटिटी में है और हमने डाइट में ज्यादा आयरन ले तो वो सारी की सारी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी। यहाँ पे ये वाले जो फेरोप्रोटीन चैनल थे वो सेंस करेंगे कि आयरन बॉडी में चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करना है या उसको एक्सक्रीट करना है, उसी हिसाब से होगा ये। अब क्रोनिक डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्रोनिक डिजीज में क्या होता है। हेप्सिडिन आती है, या फिर हमें पता है साइटोकाइंस आ जाते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज कह रही, क्रोनिक कोई भी डिजीज हो उसमें एरिथ्रोपोएटिन से प्रेस होता है, आयरन लॉक हो जाती है मैक्रोफेजेस में, और इनहिबिट हो जाते हैं फेरोप्रोटीन, जिससे क्या होता है, अवेलेबल आयरन कम हो जाती है बॉडी में। अवेलेबल आयरन कम हो जाती है बॉडी में। कौन सी अवेलेबल आयरन, जो यूज हो रही थी, कि बाहर से एब्जॉर्ब होकर यूज हो रही थी, लेकिन वो आयरन बिल्कुल वैसे ही रहती है जो फेरेटिन की फॉर्म में, जो फेरेटिन के साथ बाइंड करके स्टोर फॉर्म में थी। तो इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होती है, ये फेरेटिन है ना, फेरेटिन तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रहती है। और जब हमने पीछे भी देखा कि जहाँ पे फेरेटिन कम होती है वहां पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरेटिन ज्यादा हो रही है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें कम हो रही है। और यहाँ पे सीरम आयरन कम कैसे होती है, क्योंकि जब स्टोर फॉर्म वाली आयरन अवेलेबल नहीं हो रही बोन मैरो को कि वो नेक्स्ट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करे, आरबीसी बने, तो ये अवेलेबल नहीं हो रही, तो जो फ्री आयरन होती है तो वो सीरम आयरन यूज होना शुरू हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये फेरेटिन ज्यादा हो जाती है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें ये कम हो जाती है। और ये ट्रांसफरेंस सेचुरेशन या नॉर्मल होती है या कम होती है। हीम क्रोमेटोसिस क्या होता है, हीम क्रोमेटोसिस में आप लोग माइंड में ये रख लें कि सीरम आयरन अगर ज्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि हीम अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन हो तो हम उसे हीमसाइड्रोसिस कहते हैं। अगर सिम्प्टोमेटिक कंडीशन हो सीरम आयरन ज्यादा होने की वजह से तो हम उसे हीम क्रोमेटोसिस कहते हैं। अब इसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिक डिजीज में एमसीवी कितना है, एमसीवी लेस देन 80 फेमटोलीटर है। इसमें सीरम आयरन कम है, क्यों कम है उसकी कॉजेज देख लें। क्रोनिक ब्लीडिंग में जीआई लॉस, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माल न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, जीआई सर्जरी, गैस्ट्रेक्टमी, इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी, डिक्रीज इन फाइनल स्टेप इन के फाइनल स्टेप में आयरन की कम होने की वजह से ये हो सकती है। अब इसमें मैंने आप लोगों की इनकी लैब फाइंडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि सीरम आयरन कम हो जाएगी, टोटल आयरन बढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, फेरेटिन कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी आयरन स्टोरेज फॉर्म वाली पहले यूज होना स्टार्ट हो जाती है। फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन ज्यादा, सॉरी, ज्यादा हो जाएगा। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कहते हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी के साइजेस यहाँ पे डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, हम उसी को कहते हैं कि डिफरेंट साइजेस के आरबीसी जब बनते हैं तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ज्यादा हो जाती है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इसमें कम होता है, लेकिन अगर हमने उसमें देख रहे हो, रेटिकुलोसाइट का इंडेक्स कम होता है,
लेकिन हम बोन मैरो को अगर चेक करें तो वहां पे रेटिकुलोसाइट या वहां पे एरिथ्रोपॉयसिस फास्ट होती है, माइक्रोसाइटोसिस होती है, हाइपोक्रोमेजिया होता है, सेंट्रल पैलर ज्यादा होती है। सिम्टम्स में पेशेंट को फटीग, कंजक्टिवल पैलर, रेस्टलेस लेग डिजीज, पाइका, परसिस्टेंट क्रेविंग होती है उसको नॉन फूड सब्सटेंस ईट करने के लिए, स्पून नेल्स पाइलोनिकिया है। उसके बाद है ग्लोसाइटस चीलियोसिस, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में यानी कि पेशेंट को क्या होता है, सबसे पहले वो खाना नहीं खा सकता, ये डिस्प्लेजिया, खाना क्यों नहीं खा सकता, आगे एस्ophagus में वेब फॉर्मेशन हुई हुई है। और उसके साथ जब वो खाना नहीं खा सकता तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। उसके बाद है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबin डिलीशन होती है, कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। अल्फा ग्लोबin सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, इसमें सीस डिलीशन भी होती है और इसमें यानी कि सेम क्रोमोसोम पर डिलीशन होती है। ट्रांस डिलीशन, सॉरी, ट्रांस डिलीशन, डिलीशन कहाँ पे होती है, ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम पर डिलीशन होती है। नॉर्मल में अल्फा अल्फा बाय अल्फा अल्फा है, इसमें ऑफन आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, और लेकिन इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी काउंट भी कम हो जाता है। और इसमें टारगेट सेल होते हैं ऑन पेरिफेरल स्मीयर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज आता है इसका। किसके साथ आता है, एनीमिया के साथ ही एमसीक्यूज आता है, उसमें आरबीसी काउंट भी उसने मेंशन किए हुए होते हैं और साथ में उसने टारगेट सेल का हिंट दिया हुआ होता है। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि फिर वो अल्फा थैलेसीमिया बनता है। थैलेसीमिया क्योंकि टारगेट सेल तो उसके साथ आरबीसी काउंट ज्यादा होना। नेक्स्ट उसने कोई भी थोड़ा सा फीचर उसने साथ मेंशन किया होता है। अब इसमें देखें कि इसमें अल्फा थैलेसीमिया मिनिमम में सिर्फ जो ये वाले डिलीशन है, ये बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। ए नॉर्मल है और ए टू बीटा टू था, ये नॉर्मल है, इसमें एनीमिया नहीं होता, साइलेंट कैरियर है। सेकंड वाले में इसमें टू चेंज है, टू ग्लोबन जीन डिलीटेड हो गई है। अल्फा थैलेसीमिया माइनर है, माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया है। उसके अलावा या फिर ये सीस फॉर्म में ये है और ये ट्रांस फॉर्म में है, सेपरेट क्रोमोसोम पे, ये ट्रांस फॉर्म में है डिलीशन। उसके बाद ये देखें यहाँ पे तीन जीन ग्लोबन जीन जो यहाँ पे है वो डिलीट हो गए हैं, 3 अल्फा जीन यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। तो इसको एच डी सी भी कहते हैं या हेमोग्लोबिन एचडीसी भी कहते हैं। इसमें बीटा ग्लोबन ज्यादा हो जाती है, बीटा 4 बन जाते हैं। मॉडरेट टू स्वेयर माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। उसके अलावा 4 जीन जब डिलीशन होती है सारे के सारे अल्फा डिलीट हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पार डिजीज कहते हैं, नो अल्फा हीमोग्लोबिन होता है, एक्सेस गामा ग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाती है। फीटस में हमें पता है बीटा की जगह पे क्या होती है, फीटस में गामा होती है ग्लोबिन प्रोटीन। तो बीटा ग्लोबिन, सॉरी, गामा ग्लोबिन ज्यादा हो जाती है, गामा 4 बन जाता है। और फीटस किसके साथ प्रेजेंट करता है, हाइड्रोफिटैलस इनकम्पेटिबल टू लाइफ के साथ प्रेजेंट करता है। बीटा थैलेसीमिया में पॉइंट म्यूटेशन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा और बीटा थैलेसीमिया में, एक तो इसके ये आप लोगों ने याद रखना है, बीटा ग्लोबन जीन डिलीशन होती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे और डिक्रीज हो जाती है अल्फा ग्लोबन सिंथेसिस। और यहाँ पे वहां पे जीन डिलीशन थी, यहाँ पे देखें पॉइंट म्यूटेशन है इन कहाँ पे, स्प्लाइस साइड पे या कोजैक कंसेंसस सीक्वेंस पे। ऑन प्रमोटर ऑन कौन से क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिक्रीज बीटा ग्लोबन सिंथेसिस होती है, ये एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे अगर एक अल्फा, सॉरी, एक बीटा जीन जो है, बीटा ग्लोबन सेंसिटिव जब वो कम हो तो बीटा थैलेसीमिया माइनर है, माइल्ड हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रो सॉरी माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया है, लेकिन इसमें HbA2 ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे HbA2 या HbA के हवाले से बीटा थैलेसीमिया में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चेन किसमें ज्यादा है। इसमें बीटा डिलीट हो जाता है तो A2 ज्यादा हो जाता है, अल्फा चेन ज्यादा हो जाती है, HbA2 है। या फिर यहाँ पे स्कैनिंग में बीटा प्लस दोनों की सेंसिटिविटी डिक्रीज है या एक की डिक्रीज है और एक एब्सेंट है, तो इसको बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। वेरिएबल एनीमिया होता है, रेंजिंग माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, कभी ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी हो सकता है। इसके बाद दोनों बीटा डिलीट हो गई हैं, दोनों बीटा ग्लोबन सिंथेसिस ही नहीं हो रही, यहाँ पे सॉरी डिलीट नहीं होगी, एब्सेंट होगी बीटा ग्लोबन सिंथेसिस। तो इसमें क्या हो, बीटा थैलेसीमिया मेजर है जिसे कोलिएज एनीमिया भी कहते हैं। इसमें स्वेयर माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है टारगेट सेल्स के साथ। अब यहाँ पे टारगेट सेल्स और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टारगेट सेल्स के तो साथ बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे उसने टारगेट सेल के साथ क्या मेंशन किया होगा, हाइड्रोसिटालस, या उसने माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दिया होगा, फिर पूछा हुआ होगा कि ये क्या है, आरबीसी काउंट ज्यादा दिए होंगे तो वो अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में उसने सिनेरियो में साथ ये भी मेंशन किया होगा, ये जैसे एनिसोकोकिलोसाइटोसिस, एनाइसोकोकिलो यानी कि उसके साइज और शेप्स दोनों में डिफरेंस होगा और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से हमें पता है पेशेंट को हेमक्रोमेटोसिस हो जाता है। बोन मैरो एक्सपेंशन की वजह से क्रू कट स्केल अपेयरेंस आती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस,
उसके साथ पायरो वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है उस पेशेंट को। हीमोग्लोबिन एफ और एच बी ए, तो इसमें दोनों ये ज्यादा होती है। अब यहाँ पे इसमें सेकेंडरी में और यहाँ पे प्राइमरी वाले में, यानी कि मिनिमा वाले में, इसमें माइनर वाले में देखिए कि इसमें एच बी ए टू ज्यादा है, लेकिन इसमें एच बी एफ फीटल हीमोग्लोबिन भी साथ में ज्यादा है और एच बी ए टू भी ज्यादा है, बिकॉज सिम्टोमेटिक आफ्टर 6 मंथ वैन। और ये सिम्टोमेटिक उस वक्त होता है जब हमें पता है बीटा बीटा चेन बीटा ग्लोबन ने जब सेंसिटाइज होना है, उस टाइम में ये म्यूटेशन ने अपेयर होना है, क्योंकि गैमा तो सेंसिटाइज नॉर्मल थी। तो हमें पता है फर्स्ट 6 मंथ में एच बी एफ अभी फीटस में न्यूनेट में होती है, और जब 6 मंथ से अबव बेबी होता है तो तब बीटा इसमें चेन पूरी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ उसके सिम्टम्स अपेयर होते हैं व्हेन एच बी एफ डिक्रीज होती है, और एच बी एफ प्रोटेक्टिव होती है इसके लिए, क्योंकि हमें पता है जिसमें एच बी एफ में क्या होती है, अल्फा के साथ गैमा होता है, बीटा नहीं होता। तो वो नॉर्मल आरबीसी होते हैं। और जैसे उसके बाद इसमें क्रोनिक हेमोलिसिस की वजह से पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है एच बी एस डिजीज में बीटा एब्सेंट है, साथ में एच बी एस है। इसको सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट सेल डिजीज है। इसमें एच बी बीटा प्लस एच बी एस का मतलब है डिक्रीज सेंसिटिविटी, और बीटा नॉट का मतलब है बीटा चेन की एब्सेंट सेंसिटिविटी होगी, एच बी एस बीटा ग्लोबल सेंसिटिविटी। उसके साथ है लेड पॉइजनिंग, लेड इनहिबिट करता है। लेड के इनहिबिट करने, 1 मिनट, आप लोगों को आयरन के सिंथेसिस का आगे एक फॉर्म है यहाँ पे मेंशन होगा, वो देख लें। उसमें से वैसे सोचा जाता है एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन उसमें से इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था। फैब के एग्जाम में एमसीक्यूज आया हुआ था। अब यहाँ पे ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनाइल कोलिन कोए के साथ सक्सिनाइल कोलिन कोए ग्लाइसिन के साथ मिलता है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है, एएलए सिंथेज, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, बीटा 6 इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इस क्या बनता है, एएलए बनता है माइनो लेवलिनिक एसिड बनता है, माइनो लेवलिनिक एसिड से एएलए डिहाइड्रेटेज ऐड करता है, इससे प्रोपोबायोलोनिजिन बन जाता है। और पर ये देखें, लेड पॉइजनिंग एएलए डिहाइड्रेटेज इस स्टेप को ब्लॉक कर देती है, उसके बाद प्रोपोबायोलोनिजिन साइटोप्लाज्म में आता है, तो इसमें प्रोपोबायोलोनिजिन डी माइनेज ऐड करता है, इसको हाइड्रोक्सी मेथाइलबाइलिन में चेंज करता है, जिसे और उसके साथ हाइड्रोमिथाइलबाइलिन में यूरोपोरफायरिनजिन 3 बनता है, यूरोपोरफायरिनजिन 3 पे यूरोपोरफायरिनजिन 3 सॉरी डी कार्बोक्सिलेज ने एक्ट करके कोपोरफायरिनजिन 3 बनाना होता है। कोपोरफायरिनजिन 3 के ने क्या करना होता है, दोबारा इसमें चला कहाँ पे चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके साथ आयरन बाइंड होती है, जब कोपोरफायरिनजिन के साथ आयरन बाइंड होती है तो प्रोटोपोरफायरिन बनता है। और ये दोनों सॉरी कोप्रोफायरिनजिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, प्रोटोपोरफायरिन बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन के साथ जब आयरन मिलती है तो ये हीम फॉर्मेशन होती है। और लेड किसको, ये स्टेप जो होता है इसमें फिरोचिलेटेज एंजाइम ऐड करता है। लेड पॉइजनिंग किसको इनहिबिट करती है, दूसरा किसको इनहिबिट कर देती है, एएलए डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट कर देती है। तो हीम की सिंथेसिस नहीं होती। यहाँ पे लेड पॉइजनिंग पे दोबारा चले, उसके बाद ये वाले जो लैटिन हिमिट करती है, वो फेरुचिलाटेज यानी कि प्रोटोपोरफायरिन के साथ आयरन बनती है, या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया से उसमें साइटोप्लाज्म में फर्स्ट स्टेप में जाना होता है, वहां पे एल डिहाइड्रेटेज एक्ट करता है, तो डिक्रीज हीम सिंथेसिस हो जाती है, आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन ज्यादा होते हैं। और आल्सो इनहिबिट द राइबोसोमल आरएनए डिग्रेडेशन, राइबोसोमल आरएनए की डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देती है, आरबीसी रिटेन एग्रीगेट। और आरबीसी के अंदर हमें पता है आरएनए नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए जिसने डिग्रेड होना होता है, लेड उसको इनहिबिट कर देती है उसकी डिग्रेडेशन को। इसलिए जब हम आरबीसी देखते हैं तो आरबीसी में क्या मिलता है, राइबोसोमल आरएनए मिलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसमें बेसोफिल स्टिपलिंग हो गई है। सिम्टम्स हमें लेड लाइंस ऑन जंजाइवा, इंसेफलोपैथी, साइड बेसोफिलिक स्टिफनिंग, एब्डोमिनल कॉलिक, साइटोप्लास्टिक एनीमिया, ड्रॉप्स, डिस्ट्रॉप, फूड ड्रॉप मिलता है। चिलेशन के लिए हम सक्सीमर ईडीटीए यूज करते हैं। साइटोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, कंजेनिटल एक्स लिंक्ड डिफेक्ट, एएलए सिंथेसिस जीन में डिफेक्ट होता है, या एक्वायर्ड में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होती है, रिवर्सिबल। अल्कोहल इसमें मोस्ट कॉमन काज है, या फिर लेड पॉइजनिंग, या विटामिन बी 6 डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी, या ड्रग्स है। इसमें क्या होता है, आयरन हमें ज्यादा मिलती है, नॉर्मल या टोटल आयरन बनने की वजह से कम मिलती है, फेरेटिन ज्यादा मिलता है।
रिंग साइटोब्लास्ट होते हैं जो मोस्टली लैब फाइंडिंग में एमसीक्यू में मेंशन होते हैं। रिंग साइटोब्लास्ट होते क्या, आयरन लेटेंट पर्शियन ब्लू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पे नजर आते हैं, इन बोन मैरो में नजर आते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेर में हमें बेसोफिलिक स्टिफलिंग नजर आती है आरबीसी में, या फिर नॉर्मोसिटिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है। अब साइटोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, साइटोप्लास्टिक एनीमिया में जेनेटिक है, एएलए सिंथेसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली आयरन जमा होती रहती है। जब आयरन जमा हो रही होती है लेकिन प्रोटोपोरफायरिन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन का इशू होता है आयरन के सिंथेसिस में, सॉरी साइटोप्लास्टिक में। यहाँ पे ये जो प्रोटोपोरफायरिन है, ये प्रोटोपोरफायरिन, इसका इशू आता है साइटोप्लास्टिक एनीमिया में। प्रोटोपोरफायरिन नहीं आता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन कंटिन्यूसली आती रहती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यूसली आयरन आती रहती है लेकिन हीम प्रोटोपोरफायरिन नहीं आता, तो हीम नहीं बनता। और जब हीम नहीं बनता तो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट के न्यूक्लियस की गिर में यहाँ पे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ये उसके गिर पूरा ये माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी स्ट्रक्चर है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में हीम कंटिन्यूसली है लेकिन प्रोटोपोरफायरिन नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रोटोपोरफायरिन नहीं है लेकिन ये एफी आयरन है और हीम फॉर्मेशन नहीं हो रही। इसके ये सारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया और आयरन लेडेड माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये रिंग साइटोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। ये हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कवर हो गया। यहाँ पे उसके अलावा मैक्रोसिटिक एनीमिया ग्रेटर देन 100 होता है। इसमें मेगालोब्लास्टिक में इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है, मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रीकर्सर सेल्स इन द बोन मैरो होते हैं। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बस बताती जाती हूँ, कंसेप्ट अगर यहाँ पे हम लोग करने लगे तो बहुत लंबे लेक्चर हो जाने हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी सॉरी इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रीकर्सर सेल्स इन द बोन मैरो डिलेड रिलेटिव टू द मैच्योरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि बोन मैरो में जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन न्यूक्लियस मैच्योरेशन होती है वो स्लो होती है और साइटोप्लाज्म की ज्यादा होती है। और काजेज क्या है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी, आरबीसी मैक्रोसाइटोसिस सॉरी मैक्रोसाइटोसिस हाइपरसेगमेंटेड ग्लोसाइटिस है, फोलेट डेफिशिएंसी। अब दो, फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में क्वेश्चन आता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है। उसने ये मेंशन किया होता है कि पेशेंट है वो, उसको डाइटरी इशू है, डाइट का कोई इशू है, लेट्स सपोज उसको 5 to 6 मंथ से इशू है और उसके बाद उसमें हमने उसके साथ हमने चेक किया तो पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। काज क्या होगी, काज उसकी होगी फोलेट डेफिशिएंसी की काज होगी, क्योंकि हमें पता है आयरन के जो स्टोर होते हैं सॉरी विटामिन बी 12 के जो स्टोर होते हैं वो अप टू 3 इयर्स तक रह सकते हैं लीवर में। और फोलेट के अर्ली विद इन 3 4 मंथ्स वो यूज हो जाते हैं फोलेट के स्टोर। इसलिए जब भी डाइट में इशू की वजह से अगर उसमें एनीमिया हो रहा है तो शॉर्ट हिस्ट्री है, मंथ्स में हिस्ट्री है, मंथ्स में लेट गो 3 to 4 months 5 to 6 months की हिस्ट्री है, तो उसमें काज क्या होगी, इसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया की फोलेट डेफिशिएंसी होगी। माल न्यूट्रिशन, क्रोनिकल को यूज माल एब्जॉर्प्शन ड्रग्स, मेथोट्रिक्स से ट्राइमेथोप्रिम और इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है। इसमें होमोसिस्टिन ज्यादा होता है, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नेगेटिव होते हैं। और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में परनीशियस एनीमिया, यानी कि परनीशियस एनीमिया हम कहते हैं जब रेटिल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो तो हम उसे परनीशियस एनीमिया कहते हैं। माल एब्जॉर्प्शन में क्रोहन डिजीज, पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, गैस्ट्रेक्टमी इनसफिशिएंट इनटेक, या फिर डायफॉलोबोथ्रियम लेटम, जिसे फिश टाइप कहते हैं। इसका मोस्टली क्वेश्चन आता है, डायफॉलोबोथ्रियम लेटम का क्वेश्चन आता है इसमें। इसमें होमोसिस्टिन ज्यादा होता है, मिथाइल मेलानिक एसिड ज्यादा होता है, उसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। रिवर्सिबल डिमेंशन, सिवियर कंबाइंड डिजनरेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विटामिन बी 12 एंड फैटी एसिड पाथवे इन माइलिन सिंथेसिस। यानी कि क्या होता है, विटामिन बी 12 यहाँ पे फैटी एसिड पाथवेज और माइलिन सिंथेसिस जो हो रही होती है न्यूरॉन की, उसमें यूज हो रहा होता है। जब विटामिन बी 12 नहीं होगा, माइलिन फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, लेटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक, डोर्सल कॉलम डिसफंक्शन हो जाते हैं। फोलेट सप्लीमेंटेशन हम कहते हैं विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कैन करेक्ट द एनीमिया बट पर्सन, ये है कि हमने ऐसे नहीं करना कि पेशेंट को फोलेट सिर्फ देना शुरू हो जाएंगे, उसमें ये है कि एनीमिया के सिम्टम्स में भी करेक्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन उसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं।
खैर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था ना, नॉन मेगालोब्लास्टिक में इसमें बैक्लोफेन का वैसे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इसमें माइंड में रखे कि क्रोनिक अल्कोहल और यूज लिवर डिजीज में जो अगर हो तो उसमें नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है, क्योंकि उसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, इनमें डीएनए सिंथेसिस में नॉर्मल होती है। मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक में ये डिफरेंस है, मेगालोब्लास्टिक में डीएनए सिंथेसिस डिले हो रही होती है, और साइटोप्लाज्म की मैच्योरेशन नॉर्मल थी जैसे हमने पीछे देखा है अभी ऊपर। और नॉन मेगालोब्लास्टिक में डीएनए सिंथेसिस नॉर्मल होती है। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज में नॉन हेमोलिटिक और हेमोलिटिक, हेमोलिटिक में फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कॉज ऑफ हेमोलिसिस की वजह से कि इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक। लोकेशन ऑफ हेमोलिसिस इंट्रावेस्कुलर के एक्स्ट्रावेस्कुलर है। हेमोलिसिस की वजह से क्या हो सकता है, हेमोलिसिस की वजह से सबसे ये जो कॉमन फीचर है जहाँ पे भी हेमोलिसिस को इंक्रीज का क्वेश्चन आएगा वहां पे उसने मेंशन किया होगा कि पेशेंट में एलडीएच ज्यादा है, लिकोसाइट्स ज्यादा है, सॉरी रेटिकुलोसाइट्स ज्यादा है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, पिगमेंटेड गाल्स है, यूरोबाइलिनोजन लिवर में ज्यादा है, सॉरी सॉरी यूरिन में ज्यादा है। अब इसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर में देखें, एक्स्ट्रा वेस्कुलर के क्या मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स हैं, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, आरबीसी वहां पे आता है, आरबीसी को ब्रेक कर देते हैं जिससे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है और लिवर में आता है, उसकी कंजुगेशन होती है। और जब वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में इसमें इंटेस्टाइन में आता है, यूरोबाइलिनोजन, यूरोबाइलिनोजन की फॉर्म में वो नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट वो स्टर्कोबाइलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन से कहाँ पे जाता है, लिवर में जाता है, सॉरी सॉरी किडनी में जाता है, यूरोबाइलिनोजन के फॉर्म में इसमें यूरिन में एक्सक्रीट होता है। और इंट्रावेस्कुलर में देखें कि वेसल के अंदर ही रहता है, यहाँ पे वेसल्स के बाहर वो स्प्लीन में जाके स्प्लीन के माइक्रोफेजेस के पास पहुंच गया, वेसल से बाहर निकल के वहां पे उसकी हेमोलिसिस हुई है, ये कहते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस को वेसल के अंदर ही इसमें है कि वेसल में आरबीसी सेल है, सर्कुलेटेड, और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन है और डाइमर्स है, हीमोग्लोबिन डाइमर्स बाइंड टू द हेमाटोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल में कोई इशू आया और वेसल के अंदर आरबीसी ब्रेक डाउन हो गया, उससे हीमोग्लोबिन फ्री हो जाती है, आरबीसी से निकल के हीमोग्लोबिन जो है फ्री होती है, और फ्री हीमोग्लोबिन के जो डाइमर्स होते हैं उसके वो किस प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, डाइमर बाइंड करते हैं हेपाटोग्लोबिन के साथ। ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलेट टू द किडनी इफ हेपाटोग्लोबिन कैपेसिटी एक्सीड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो हेपेटोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है नॉर्मली। अगर इतनी हीमोग्लोबिन आ रही है कि उसमें हेपेटोग्लोबिन की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है, हेपेटोग्लोबिन की कैपेसिटी से, तो वो कहाँ पे चली जाती है, वो किडनी के पास चली जाती है वो हीमोग्लोबिन। जब वो किडनी के पास जाती है तो किडनी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, इसलिए इंट्रावेस्कुलर जो हीमोलिसिस होती है उसमें हीमोग्लोबिन यूरिया मिलता है, और जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोग्लोबिन होती है उसमें यूरिन में यूरोबाइलिनोजन मिलता है। अब यहाँ पे ये देखें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का उसने फाइंडिंग में बताया कि इसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोग्लोबिन में हेपेटोग्लोबिन लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि ये जो फ्री हेपेटोग्लोबिन है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारी के साथ आके जो हेपेटोग्लोबिन है उसके साथ वो हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया है। तो जो हम हेपेटोग्लोबिन चेक करते हैं वो फ्री हेपेटोग्लोबिन वो हमें कम मिलती है, शिस्टोसाइट्स ऑन ब्लड स्मेयर में ज्यादा मिलते हैं। शिस्टोसाइट्स कहते हैं फ्रेगमेंटेड या सेगमेंट, फ्रेगमेंटेड या टूटे हुए आरबीसी को हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं, वो हमें ब्लड स्मेयर में ज्यादा मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो हम देखें तो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसाइटिन यूरिया, यूरोबाइलिनोजन, ये रेस मिलते हैं। यूरोबाइलिनोजन की हमें पता है यूरिन की जो भी हेमोलिसिस हो रही होगी उसमें यूरोबाइलिनोजन यूरिन में आएगा, लेकिन जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी उसमें हीमोग्लोबिन यूरिया भी साथ में हमें मिलेगा। काजेज इसमें देखें कि मैकेनिकल हेमोलिसिस हो रही होगी, जैसे प्रोस्थेटिक वेल्व रिप्लेसमेंट हमने की हुई है तो प्रोस्थेटिक वेल्व के साथ आरबीसी आते हैं, पर लॉन्गिट्यूडिनल हीमोग्लोबिन यूरिया या माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में मैक्रोफेजेस कहाँ पे जाते हैं, स्प्लीन में, और स्प्लीन क्या करती है, क्लियर करती है आरबीसी को। फाइंडिंग में हमें पेशेंट में क्या मिल सकता है, स्प्लीनोमेगाली मिलती है, सफीरोसाइट्स मिलते हैं पेरिफेरल स्मेयर पे, मोस्टली हेरिडिटी स्फीरोसाइट्स या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है हमें पता है नॉर्मली मेम्ब्रेन इस तरह की होती है कि वो ओवल शेप में आ जाते हैं, लेकिन जो सफीरोसाइट्स होते हैं वो सर्कल फॉर्म में होते हैं। वो आरबीसी की जो सॉरी स्प्लीन की जो छोटी छोटी वेसल्स कैपिलरीज हैं बहुत स्मॉल स्मॉल उसमें जाके वो जैसे ओवल फॉर्म वाले गुजर जाते हैं, स्फीरोसाइट्स उसमें से गुजर नहीं सकते, और वहीं पे उनकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है और मैक्रोफेजेस पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया या हेमोसाइटिन यूरिया नहीं होता एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में, लेकिन यूरोबाइलिनोजन यूरिन में होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का वैसे मैंने पीछे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, इसके लिहाज से यहाँ पे दोबारा बता देते हैं कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है हमें पता है क्रोनिक डिजीज में कोई ना कोई
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या कुछ कोई इशू चल रहा होता है। इंटरल्यूकिन 6 ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से सेप्सिस ज्यादा होती है। कहाँ से रिलीज होती है? लिवर से बाइंड करती है फेरोप्रोटीन के साथ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स में और मैक्रोफेजेस के साथ। क्योंकि जो फेरोप्रोटीन है एक तो म्यूकोसा सेल पे होती है, दूसरे मैक्रोफेजेस के सेल पे भी ये रिसेप्टर ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। तो इनहिबिट कर देती है म्यूकोसा सेल पे भी और मैक्रोफेजेस पे भी इनहिबिट करती है आयरन ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। आयरन रिलीज कम हो जाता है मैक्रोफेजेस से और आयरन डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। फेरोप्रोटीन हमें पता है गट से आयरन को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। एसोसिएटेड विद द कंडीशन सच एज क्रोनिक इन्फेक्शन, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक किडनी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज इसके साथ एसोसिएट करती है। इसकी फाइंडिंग वैसे हमने पहले देख ली थी। आयरन कम हो जाती है क्योंकि सीरम आयरन इसमें यूज होती है। फेरोपोरोटीन इसमें यूज नहीं, सॉरी, फेरेटिन यूज नहीं होती, वो ज्यादा हो जाती है। टोटल आयरन बढ़ने की कैपेसिटी जब हमें पता है फेरेटिन ज्यादा होती है तो टोटल आयरन बढ़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ए प्लास्टिक एनीमिया में देखें कि फेलियर और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, यानी कि ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेमेटोपोटिक स्टेम सेल, जो पीछे मैंने हेमेटोपोटिक स्टेम सेल बताया है जिससे आगे नेक्स्ट सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी चीजें फॉर्मेशन हो रही थी, उसी की डिस्ट्रक्शन या उसी के फेलियर हो जाती है स्टेम सेल की सिंथेसिस की। इसलिए इसको इसमें रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ इनसाइड डिस्फेजिया, इसको डायाफिसिस से याद रखने के लिए इसने बताया हुआ है। काजेज में रेडिएशन होती है, वायरल एजेंट्स में एब्स्टेन बार वायरस, एचआईवी, हेपेटाइटिस वायरस, फेनकोनी एनीमिया में ऑटोसोमल रिसेसिव डीएनए रिपेयर डिफेक्ट है जिसकी वजह से बोन मैरो फेलियर हो जाता है। नॉर्मोसाइटोसिस या मैक्रोसाइटोसिस हमें कंप्लीट ब्लड काउंट पे मिलते हैं। कॉमन एसोसिएटेड फाइंडिंग में शॉर्ट स्टेचर होता है, कैफियोल स्पॉट्स, थंब रेडियल डिफेक्ट या predisposed to the malignancy है। इडियोपैथिक है, ऑटोइम्यून सॉरी इम्यून मीडिएटेड है, प्राइमरी स्टेम सेल डिफेक्ट है, ड्रग्स में बेंजीन, क्लोराम्फेनिकोल, अल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबॉलाइट्स है। इसमें रेटिकुलोसाइट कम होते हैं, एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पैनसाइटोपिनिया होता है। इसमें क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होता है कि पेशेंट को वायरल एजेंट की हिस्ट्री या रेडिएशन की हिस्ट्री के साथ मेंशन किया होता है, या फिर उसने अगर शॉर्ट स्टेचर उसके साथ रेडियल थंब डिफेक्ट और प्रीडिस्पोजिशन मेलिग्नेंसी या फिर अल्काइलेटिंग एजेंट का मेंशन किया। और साथ उसने मेंशन किया पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया और हमने चेक किया एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा है और रेटिकुलोसाइट काउंट कम कम है। डायग्नोसिस कौन क्या बनेगी? इसमें ए प्लास्टिक एनीमिया बनेगी। अब इसमें नेक्स्ट इसमें फीचर्स देख लेते हैं। ये मैंने सिनेरियो बताया कि वो कैसे दे सकता है। इसमें रेटिकुलोसाइट कम होता है, एरिथ्रोपोएटिन ज्यादा होता है, पैनसाइटोपिनिया एनीमिया होता है, लीकोपीनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वर्सेस जो ए प्लास्टिक क्राइसिस है विच काज एनीमिया ओनली, यानी कि जिस पेशेंट को ए प्लास्टिक क्राइसिस होंगे लेट्स सपोज उसमें सिर्फ एनीमिया होगा। नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में सिनेरियो में उसने मेंशन किया होता है या उसने एमसीक्यूज में पूछा होता है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन। ये उसने पूछा होता है कि प्लास्टिक एनीमिया का बोन मैरो पे फीचर बताएंगे, या उसने ये क्वेश्चन में सिनेरियो में मेंशन किया होता है कि हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिला विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन, तो डायग्नोसिस क्या है? प्लास्टिक एनीमिया है। सिम्टम्स में फटीग, मलेज, पैलर, परप्राप्टी क्या इन्फेक्शन मिलेंगे। और ट्रीटमेंट में हम जो भी फंडिंग जनरल है तो उसको एंटीमेटाबोलाइट कोई दे रहे हैं तो उसको हम वो करेंगे, खत्म कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। उसके बाद है लेक्चर तो हमारा बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं सोच रही हूँ एनीमियास खत्म करवा ही देते हैं। चले एनीमियास कर लेते हैं लेक्चर में, बाकी फिर आप लोगों पे होगा कि आप लोगों ने रफी करनी है या प्लेटलेट्स और लीकीमिया और लिम्फोमास पढ़ने हैं, मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं सिर्फ हेमाटोलॉजी की रफी पार्ट्स करवा दूँ। अब हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस है। हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोगों ने समझ लेना है एक दफा कि इसमें प्राइमरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज डिफेक्ट कहाँ पे होता है? प्रोटीन इंटरेक्टिंग विद आरबीसी मेम्ब्रेन स्केलेटन, यानी कि हम आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो एक स्केलेटन बनाने वाली प्रोटीन है वो उसमें एनकायरिन होती है, बैंड 3, प्रोटीन 4.2 और स्पेक्ट्रिन, ये तीनों प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। इसमें क्वेश्चन में उसने मोस्टली स्पेक्ट्रिन दिया हुआ होता है, जो क्वेश्चन एसके में जो इसके इसकी प्रोटीन मेंशन है ना, वही सीपीएस पे इसका सही आंसर मानते हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ पढ़ रहे हैं कि एनकायरिन, बैंड 3, प्रोटीन 4.2, स्पेक्ट्रिन, ये तीनों प्रोटीन होती हैं इसके स्केलेटन में और जब डिफेक्ट आता है तो ये प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से आरबीसी जो होती है वो उसकी सेंट्रल पैलर नहीं होता, वैसे स्फीरोसाइट्स होते हैं, गोल गोल होते हैं, क्यों करके आरबीसी होता है। सॉरी, ये तो ओवल बन गया, ये नॉर्मल बन गया है, इस तरह होता है। चलो, ये भी सर्कल नहीं बना, सर्कल यही समझ लें, ये जो येलो सर्कल बना हुआ है
और इसको लेट्स इसको रेड में लेके आते हैं। ये देखो, ऐसे होता है, इसमें सेंट्रल पैरेलल नहीं होती, जबकि यहाँ ये वाले में सेंट्रल पैरेलल होती है, यानी कि ये सारा बाहर से रेड होगा। एक मिनट, ये यहाँ पे सारा, और इसमें ये सेंटर में पैरेलल रहेगा, ये नॉर्मल है। और जो दूसरा है ना, वो यूं करके ऐसे पूरा रेड होगा, जो स्फीरोसाइड होगा। Small round RBC with no central pallor, surface area to decrease surface area to dehydration, increase MCHC। MCHC से ज्यादा होता है प्रीमेच्योर रिमूवल बाय सप्लाइन, क्योंकि ये राउंड होते हैं। और आरबीसी की मेम्ब्रेन में हमें पता है, ये मेम्ब्रेन में जब ये प्रोटीन नहीं है तो मेम्ब्रेन उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी। और सप्लाइन इसी बात का फायदा उठाता है, जब उसे लगता है ना कि उसकी मेम्ब्रेन ठीक नहीं है, वो वैसे मेम्ब्रेन उसकी जो उसमें डिफेक्ट आ रहा होता है, उसकी मेम्ब्रेन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो रही होती है, तो 120 डेज बाद, उसके लाइफ स्पेन के बाद उसको स्प्लेन खत्म करना होता है। लेकिन जहाँ पे उसकी फॉर्मेशन उसकी प्रोटीन के स्केलेटल सिस्टम में इशू है, तो स्प्लेन को लगता है ये बस इसके 120 डेज पूरे हो गए, चलो भी इसको खत्म कर दो, इसको प्रीमेच्योर रिमूवल कर देती है। और ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। सिप्लिनम गैली हमें मिलती है पिगमेंटेड स्टोन, ए प्लास्टिक क्राइसिस। ए प्लास्टिक क्राइसिस में माइंड में रखना है कि सिर्फ एच बी कम होगी, इसमें बी जब B12-19 वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें कम हो सकती है। मेन फ्लोरेसेंस ऑफ आरबीसीज इन नियोसिन मेलामाइड बाइंडिंग टेस्ट डिक्रीज होता है, इतना मुश्किल है ये, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू में आता है कि फ्रेजिलिटी इन द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, यानी कि फ्रेजिलिटी ज्यादा होती है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हम करते हैं, ऐसे कहते हैं कि ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट उसमें पॉजिटिव होता है। आरबीसी हिमोलिट आरबीसी को जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो हिमोलाइज हो जाता है। नॉर्मल टू द डिक्रीज एमसीक्यू विद द बर्डन ऑफ आरबीसी होता है। एन के एमसी भी डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल भी होता है, और आरबीसी ज्यादा होते हैं। पैरेंजिमल एक्यूटल हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन स्टेम सेल म्यूटेशन होती है, हीमोग्लोबिन हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की म्यूटेशन होती है, इंक्रीज कंप्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस स्पेशली एट नाइट। इस पेशेंट में क्या होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल का म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से नाइट में क्या हो जाता है, उस पेशेंट को हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। Required PIGA mutation, impaired GPI anchor synthesis for decay accelerating factor and membrane inhibiting reactive lysis which protects RBC membrane from complement। अब इसमें होता है क्या है कि जीपीआई एंकर synthesis होते हैं जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर और मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस से प्रिवेंट प्रोटेक्ट करते हैं आरबीसी को। सॉरी, ये क्या करते हैं, आरबीसी के मेम्ब्रेन को कंप्लीमेंट से प्रिवेंट करते हैं। जो डीएएफ फैक्टर है या मीरल या CD59 है, ये क्या करते हैं, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को कंप्लीमेंट से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन क्या होता है, जहां पे हमें पता है मेटोपोटिक स्टेम सेल की म्यूटेशन होती है, वहां पे एक्वायर्ड पीआईजीए म्यूटेशन की वजह से जीपीआई एंकर सिंथेसिस जो डिके फैक्टर डीएफ के लिए या फिर मिरल या CD59 के लिए होते हैं, GP1 एंकर सिंथेसिस, इसमें म्यूटेशन होती है। जब इसमें म्यूटेशन होती है तो जो इसके प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो डिफेक्ट होते हैं। जब वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिफेक्ट होते हैं तो वो कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है, जो आरबीसी के आके अटैक करता है, और नॉर्मली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीएफ और मिरल या CD59 होते हैं, वो नहीं होते, तो आरबीसी पे कंप्लीमेंट एक्ट करके उसको तोड़ देता है। ये सब कहते हैं कि आरबीसी की हिमोलाइसिस हो गई है। ठीक है। और ये मोस्टली नाइट के टाइम पे होता है। इसमें कोम्स टेस्ट नेगेटिव मिलता है। हेमोलिटिक एनीमिया मेनली इंट्रावेस्कुलर होता है। पैनसाइटोपिनिया, वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि बर्ड चेरी सिंड्रोम भी हो सकती है वीनस थ्रोम्बोसिस के साथ। पिंक का रेड यूरिन इन द मॉर्निंग होता है, एसोसिएटेड एप्लास्टिक एनीमिया या एक्यूट लीकेमियास के साथ करते हैं। लैब फाइंडिंग में हमें CD55 CD59 नेगेटिव आरबीसी ऑन फ्लो साइटोमेट्री मिलते हैं। इसके क्वेश्चन में उसने नाइट हीमोग्लोबिन यूरिया का मेंशन किया होगा, सॉरी नाइट हीमोग्लोबिन यूरिया कह रही है उसने, पिंक या रेड यूरिन इन द बॉडी मेंशन किया हो सकता है, साथ में उसके पैनसाइटोपिनिया, लेकिन होम्स टेस्ट उसका नेगेटिव है। उसके साथ उसने कोई इसको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है परिजनल लाइसोनल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसकी डायग्नोसिस बनेगी। उसके बाद है G6PD डेफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। G6PD डेफिशिएंसी क्या है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। G6PD डिफेक्ट की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफेक्ट की वजह से NADPH सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिड्यूस ग्लूटाथायन कम हो जाता है। रिड्यूस ग्लूटाथायन कम होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी ससेप्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ग्लूटाथायोन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। लेकिन जब ग्लूटाथायोन रिड्यूस ग्लूटाथायोन कम होता है तो आरबीसी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस किस वजह से हो सकता है, सल्फा ड्रग्स, एंटी मलेरियल, फावा बीन्स की वजह से, जिसकी वजह से हेमोलिसिस होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जब हम देते हैं एंटी मलेरियल फावा बीन या ड्रग्स ले रहा है तो H2O2 फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और वो क्या क्या प्रेसिपिटेट कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और इसमें हाइंस बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है आरबीसी के अंदर। एक तो ये है क्योंकि हमें पता है सल्फर ड्रग्स या एंटी मलेरियल फावाबीन से जो फ्री रेडिकल्स आते हैं उनको रिड्यूस ग्लूटाथायोन ने डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन ही कम हो जाता है तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या करती हैं, प्रेसिपिटेट कर देती है हीमोग्लोबिन को जो हाइंस बॉडी फॉर्म में प्रेजेंट करता है। और हाइंस बॉडी को जब वो स्प्लीन वहां से बाइट कर लेता है तो बाइट सेल फॉर्मेशन हो जाती है। लेट्स सपोज ये है और यहाँ पे ये हाइंस बॉडी बन गई है, सॉरी, ये अंदर ही बनेगी बाहर नहीं बनेगी। ये बन गई है और जब ये स्प्लीन के पास आता है ना तो ये हो जाता है यहाँ से। ये जो हाइंड बॉडी थी ये यहाँ से बाइट होके ये यू बन जाता है। तो ये बाइट सेल हम इसको कहते हैं कि यहाँ से बाइट खाई हुई है, इसने बाइट ली हुई है। इसमें पेशेंट बैक पेन, हीमोग्लोबिन यूरिया फ्यू डेज आफ्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, G6PD एक्टिविटी कम होती है, ब्लड स्मेर पे हमें हाइंस बॉडी और बाइट सेल्स मिल रहे होते हैं। इसमें फावाबेन की हिस्ट्री होती है। अब क्वेश्चन एक्चुअली में देखें कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मोस्टली किसमें प्रेजेंट कर रही होती है, मेल में प्रेजेंट कर रही होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज फीमेल में नहीं होती। कम मतलब उसके सिम्टम्स या सिम्टोमेटिक, तो ये मोस्टली मेल में प्रेजेंट कर रही होती है, मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अब उसमें मेंशन क्या होता है कि पेशेंट को फ्यू डेज बैक उसको फीवर था और पेशेंट ने 1 वीक एंटी मलेरियल ड्रग्स लिया, उसके बाद पेशेंट को क्या स्टार्ट हो गया, बैक पेन है, उसके साथ हीमोग्लोबिन यूरिया स्टार्ट है। तो उसकी डायग्नोसिस बताएं, G6PD डेफिशिएंसी है या उसको ब्लैक वाटर फीवर है या उसको मलेरिया है। तो उसमें क्या होगा, G6PD डेफिशिएंसी। अब इसमें क्वेश्चन में आप लोगों ने गौर से देखना है, उसने बॉय का मेंशन किया, गर्ल का मेंशन किया। मोस्टली अगर उसने बॉय का मेंशन किया होता है, साथ में एंटी मलेरियल की हिस्ट्री दी हुई होती है, तो ज्यादातर उसकी जो डायग्नोसिस बनती है सारे फीचर्स को मिला के वो G6PD डेफिशिएंसी होती है। अगर उसने ये मेंशन कर दिया हो कि G6PD की एक्टिविटी कम है, हाइंस बॉडी जो बाइट सेल्स हैं और पेशेंट ने सल्फर ड्रग्स या फवा बीन्स लिए हुए हैं, तो क्या होगा, कंफर्म है G6PD डेफिशिएंसी। अगर उसने एंटी मलेरियल का मेंशन किया है, साथ में हमने ये देखना होता है कि उसने मेल या फीमेल पेशेंट को मेंशन किया और उसने साथ में हिमोटोलॉजी से रिलेटेड लैब फाइंडिंग उसने मेंशन किया है या नहीं की, देन हम क्वेश्चन को इसमें फाइंड आउट करते हैं। पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। पायरुवेट काइनेस डिफेक्ट की वजह से एटीपी सिंथेसिस कम होती है। जब एटीपी कम होती है तो आरबीसी सॉरी रीच्ड आरबीसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाती है, क्योंकि रीच्ड आरबीसी जब स्प्लीन में जाएंगे तो स्प्लीन इनको खत्म कर देगी। और हिमोलिटिक एनीमिया होता है, न्यूबॉर्न में होता है, इसमें बर्थ सेल अपेयर होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यूटेशन कहाँ पे होती है, दूसरा कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ सब सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है। पॉइंट म्यूटेशन होती है कहाँ पे, बीटा ग्लूकन चेन में सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन होती है कि ग्लूटामिक एसिड किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, वेलिन के साथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें ये समझ नहीं आ रही होती इसने क्या पूछ रहा है वो, तो हमने ये गौर से करना है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आता है, ये बात माइंड में रखनी है। ऑल्सो हाइड्रोपिक रीजन ऑन द बीटा ग्लूकन चेन एग्रीगेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन हो सकती है। काजेज इसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस दोनों हो सकती है। पैथोजेनेसिस में जब भी हमें पता है लो ऑक्सीजन होती है, हाई एल्टीट्यूड की एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होती है, सिकलिंग प्रेसिपिटेट हो जाती है। सिकलिंग की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन HbS पॉलीमराइज हो जाता है। जब HbS पॉलीमराइज हो जाता है तो आरबीसी इस फॉर्म में आ जाते हैं, जब HbS पॉलीमराइज होता है। जब ये आरबीसी ये वेसल में जाते हैं, ये ओवल के फॉर्म में, ये जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ये पास नहीं कर सकते तो वेसल ब्लॉक हो जाती है, इसे कहते हैं वेसोक्लूसिव डिजीज। वैसोक्लेसिव डिजीज की ये आगे मैं बताती हूँ। न्यू बॉर्न इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है क्योंकि HbF ज्यादा होती है और HbS कम होती है। लेकिन जैसे ही एडल्ट में जाता है, एडल्ट सॉरी आफ्टर 6 मंथ HbF कम होना शुरू हो जाती है, HbS ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। इसमें जो हेट्रोजाइगोट है वो रेजिस्टेंट होता है मलेरिया से। सिकल सेल क्रिस्टल शेप आरबीसी होती है, क्रीव कटन स्कल में मिलती है ड्यू टू बोन मैरो एक्सपेंशन इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। और ये जो स्कल में क्रीव कट अपीयरेंस मिल रही होती है वो थैलेसीमिया में भी मिल रही होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि थैलेसीमिया और इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है।
एक तो एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस में एच बी ए डिक्रीज होगा, एच बी एफ ज्यादा होगा, एच बी एस ज्यादा होगा। तो इसके साथ जो उसने मेंशन किया होगा ए प्लास्टिक क्राइसिस, जबकि थैलेसीमिया में उसने ए प्लास्टिक क्राइसिस लाइक सिम्टम्स उसने कोई भी मेंशन नहीं किए होंगे। अब ए प्लास्टिक क्राइसिस में क्या आता है, ट्रांजिट ऐसा ए प्लास्टिक क्राइसिस अगर बेटा पारोवायरस B19 का इन्फेक्शन है तो एरिथ्रोपाइसिस थोड़ी देर के लिए अरेस्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रांजिट अरेस्ट ऑफ एरिथ्रोपाइसिस, जिसे प्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं। ऑटोसिप्लिनेक्टमी यानी कि स्प्लीन में खुद ब खुद ऑटोफेगी के थ्रू खत्म हो जाती है, उसमें उसके बाद हालोजोवल बॉडीज बनती है। जब ऑटोसिप्लिनेक्टमी हो जाती है तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन का, सैल्मोनेला ऑस्टियोमाइलिटिस करवा देता है इस पेशेंट के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वो मोस्ट लाइकली किसकी वजह से होता है, स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है। और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ऑस्टियोमाइलिटिस सैल्मोनेला की वजह से होता है। ये एमसीक्यूज आता है, इसको माइंड में रखना है, क्योंकि बाद में हम कंफ्यूज होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से कि नहीं जी इसका बैक्टीरिया ये है, इसका ये है। बस ये याद रखें कि ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है सिकल सेल वाले पेशेंट में सैल्मोनेला से होता है। सिप्लिनिक इन्फेक्शन, सिप्लिनिक स्पिस्टेशन होती है, पेनफुल वेसोक्लूसिव क्राइसिस, डेक्टिलाइटिस यानी कि फिंगर वाली फिंगर की, ये वाले जब फिंगर में आते हैं वहां पे छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, वहां पे आके ये ब्लॉक कर देते हैं और ब्लड सप्लाई आगे नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, फीट हैंड की पैरापिज्म, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यू पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट हमें नजर आते हैं चेस्ट टेस्ट पे। कॉमन कॉज है डेथ की, सॉरी, वेस्कुलर निक्रोसिस, स्ट्रोक है। सिकलिंग रीनल मेडुला में डिक्रीज पार्शियल बशरा सीजन होता है रीनल मेडुला में, तो रीनल पेपिलरी निक्रोसिस जिसकी वजह से हीमाचूरिया भी नजर पेशेंट को आ हो सकता है। अब लास्ट है यहाँ पे एक्सटेंसिक हेमोलिटिक एनीमिया, जिसमें ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, इडियोपैथिक होता है, लेकिन इसमें कॉम्स टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। दो है, वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। क्रोनिक एनीमिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार्म में आईजीजी काजेज होती है। आईजीजी काज क्या है, वार्म गर्म से याद रख ले कि वार्म और गर्म में आईजीजी होती है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कहाँ पे होते हैं, एसएलई, क्रोनिक लिम्फोसिटिक लीकेमिया एंड विद द सर्टेन ड्रग बीटा लैक्टम अल्फा मिथाइल डोपा। इसमें हिस्ट्री में मेंशन होता है कि अल्फा मिथाइल डोपा पेशेंट ने लिया है, उसके साथ हमने देखा है तो कोम्स टेस्ट उसका पेशेंट का पॉजिटिव है और स्पिरोसाइट्स मिल रहे हैं और आरबीसी एग्लूटिनेट हो रहे हैं। तो क्या होगा, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। कोल्ड जो होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वार्म होता है वो क्रोनिक होता है, लेट देर तक चलता है और उसमें गर्म एंटीबॉडी आईजीजी होती है। और वार्म कोल्ड में देखें आईजीएम होती है, एक्यूट होता है, इन विच प्राइमरली आईजीएम कम्प्लीमेंट काजेज आरबीसी एग्लूटिनेशन होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। ये उसी टाइम में होती है जब एक्सपोजर टू द कोल्ड होता है। इसकी हिस्ट्री में भी उसने मेंशन किया होता है कि सर्दियों में क्या हुआ है पेशेंट को, उसके पेनफुल और ब्लू फिंगर्स हो गए हैं। या फिर क्रोनिक लिम्फोसिटिक लीकेमिया के पेशेंट में माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी नजर आता है। इसमें पेशेंट मैंने खुद अपनी ड्यूरिंग हाउस जॉब देखा होगा कि पेशेंट निमोनिया के साथ एडमिट होता है, जब वो उसके हमारे पास उसका सैंपल पहुंचता है तो उसका सैंपल एग्लूटिनेट फॉर्म में होता है। जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी है, जो प्रेजेंट अब कर रहा है इस कंडीशन में निमोनिया के इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। में फिर हम अगर चेक करें तो एक्यूट एनीमिया होता है, उस पेशेंट में आईजीएम पॉजिटिव होती है, सिविरोसाइट्स होते हैं, एग्लूटिनेटेड आरबीसी हमें मिलते हैं पेरिफेरल ब्लड्स में पे वहां में। और ट्रीटमेंट में फिर हम उसकी कोल्ड अवॉइडेंस करते हैं और रिटुक्सीमैब देते हैं और उसका जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रीट करते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो काफिस के हिसाब से आते हैं और उसके साथ उसने फिर एंटीबॉडी का पूछा होता है या उसने फिर डायरेक्ट वो पूछी हुई होती है, डायग्नोसिस पूछी होती है। ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस में कि उसके ड्रग्स की वजह से उसको एनीमिया हो गया। लेट्स सपोज उसको ड्रग कौन कौन सी हैं, most commonly due to antibody mediated immune destruction of RBC के oxidant injury via free radical damage may be exacerbated in G6PD deficiency में exacerbate हो सकता है। cephalosporin, penicillin, NSAIDs immunotherapy। स्पिरोसाइट्स होते हैं, इम्यून हेमोलिसिस होती है, बाइट सेल्स हमें ऑक्सीडेटिव हेमोलिसिस में मिलते हैं। माइक्रो एंजियोपैथी का आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आरबीसी डैमेज व्हेन पासिंग थ्रू द ऑब्स्ट्रक्टेड और नैरो वेसल्स काजेज, इसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, डीआईसी में, डीटीबी में, एसएसएल या सॉरी एसएलई हेल्प सिंड्रोम। शिस्टोसाइट्स में मिलते हैं ये हेलमेट सेल्स। मैक्रो एंजियोपैथिक में वही प्रोस्थेटिक हार्ट हार्ट वेल्व एओर्टिक स्टेनोसिस सॉरी शिस्टोसाइट्स मिलते हैं। हिमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन यानी मलेरिया या बेबीसिया पेशेंट को हो तो उसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है। आई होप सो एनीमिया का मेजर पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।